कबीर आपा नाम ये काल चक्र की फेर। कबीर आपा नाम ये काल चक्र की फेर। राजा रंक सब एक हैं, समय समय के हीर। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा। आप लोगों ने इस पोस्ट की हेडिंग पढ़ ली होगी। दोस्तों, मैं जो जंतर मंतर में प्रदर्शन था नीट पेपर लीक के खिलाफ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बच्चों का प्रदर्शन जो चला, लंबे समय चला, और कल उसकी परिणति हम लोगों ने देख ली कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सरकार की नीतियों का, सरकार के अनेक कामों का मैं धुर विरोधी रहा हूँ और समय समय पर सरकार से सवाल पूछने का प्रयास करता रहा हूँ। लेकिन ये जेन ज़ी के आंदोलन में एक तरफ ये खुशी है कि जो यंग जनरेशन है, जो जेन ज़ी हैं, बेसिकली साल शायद 2000 के बाद जो पैदा हुए होते हैं, उन बच्चों को 1996 से लेकर 2014 वालों को शायद जेन ज़ी कहा जाता है। तो इन बच्चों की ताकत देखकर खुशी भी है। खुशी इसलिए है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, लगभग 65% हमारी आबादी का जो है वो युवाओं का है। लेकिन एक डर भी है दोस्तों मन में। मैं बड़े ही न्यूट्रल होकर इस पूरे प्रदर्शन को असेस कर रहा था कल रात से ही बैठ के, और मुझे लगा कि प्रदर्शन में जो एकता दिखाई दी, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारा प्रियम्बल कहता है सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसी तरीके से धर्म, जाति, वर्ण, रंग के भेद से ऊपर उठकर जिस तरीके से युवाओं ने एकजुटता दिखाई, वह सराहनीय थी। और सरकार के खिलाफ खड़े होने का दमनकारी चीज़ों के बावजूद भी लाठी डंडे चले, सब कुछ चला, वाटर कैनन्स चली, टीयर गैस शेल्स चले, उसके बावजूद वो जनरेशन वहाँ खड़ी रही और इवेंचुअली अपनी बात मनवा कर वहाँ से हटी। लेकिन मैं सच बताऊँ दोस्तों, तो एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया मेरे मन में कुछ भय भी घर कर रहे हैं। हो सकता है मैं बहुत ऐसे लोगों को आज के पॉडकास्ट के बाद नागवार गुजरूं जो चाहते हैं कि सत्ता को गाली दी जाए, सत्ता से मजम्मत की जाए हर बात में। तो ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ों पर मैंने भी एनालिसिस किया। मुझे ऐसा लगा कि जो 65% आबादी है इस देश की, वो दोस्तों अनकंट्रोलेबल है। उसको नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। यूरेनियम, उसका संवर्धन जब किया जाता है तो उसे एटॉमिक बॉम्ब में डाला जाता है, और जब उसका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, यानी एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो एटम बम में तब्दील हो जाता है वो। और उस एटम बम की तरह हमारे यूथ हो गए हैं आजकल। जो यूथ पूरे तरीके से मोबाइल की दुनिया में ही जन्मा, मोबाइल की दुनिया में ही बड़ा हुआ, जिसके लिए इंस्टाग्राम, जिसके लिए फेसबुक, जिसके लिए टिकटॉक, जिसके लिए यूट्यूब एक वर्चुअल वर्ल्ड है, और जो उस वर्चुअल वर्ल्ड का निवासी है। और उसने पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट देखा। हालांकि इसी जनरेशन ने किसान आंदोलन भी देखा था, लेकिन किसान आंदोलन का जो दायरा था वो चूँकि किसानों तक सीमित था, इसलिए उसमें एक वर्ग विशेष रहा, किसानों का रहा, मजदूरों का समर्थन राजनेताओं का रहा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सीधा सीधा मुद्दा जेन ज़ी को द्वेलित, व्यथित कर रहा था और उग्र कर रहा था। बहुत सारे लोग पहुँचे उस आंदोलन में, बहुत बच्चे पहुँचे। लोगों ने तर्क दिए जो आंदोलन के खिलाफ थे कि भाई इसमें से नीट वाले बड़े कम हैं, इसमें ये बड़े कम हैं। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहता हूँ कि जब निर्भया का कांड हुआ था तो उसमें हज़ारों हजार लड़कियों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो ज़रूरी नहीं था कि जो रेप की पीड़ित हो केवल वही उसमें आए। तो ये चीज़ आप बिठा लीजिए अपने दिमाग में कि आंदोलन जब होते हैं तो इस सीमा से परे हो जाते हैं कि कौन उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कौन इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कितने पेरेंट्स वहाँ पहुँचे जिनके माँ बाप जिनके बच्चे कालकलवित हो गए। और एक तो मैंने खुद ही पोस्ट डाली थी उस पेरेंट की जो गुजरात से आए हुए थे। तो इस तरह की बहुत चीज़ें थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि ये जनरेशन, मैं कहूँगा कि ढीठ जनरेशन है। ये सुनते जन की हैं पर करते मन की हैं। और यही मुझे लग रहा है कि इस आंदोलन से एक जो गलत साइन मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इन स्टूडेंट्स को, जो कायदे से देश के निर्माण में जिनकी ऊर्जा यूज़ होनी चाहिए, और केंद्र सरकार ने बहुत गलत किया कि इन युवाओं की भावनाओं को नहीं समझा। इतने दिन तक वो आंदोलन करते रहे। अगर परिणति उसकी ऐसी ही होनी थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ, तो पहले दिन ही इस्तीफा करा लेना चाहिए था। ये नहीं सोचना था कि जिस तरह और आंदोलनों को डंडे के जोर पर दबा लिया गया, इस आंदोलन को भी दबा लिया जाएगा। मैं लगातार जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के वीडियोस देखता रहा। मैं देख रहा था वहाँ बहुत युवा पहुँचे हैं। लेकिन दोस्तों, अधिसंख्य जो थे बच्चे, वो ऐसे भी थे जिन्हें एक्चुअली पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उनके लिए मुझे लगता है कि वो शायद एक रील्स का स्पॉट
एक पिकनिक का स्पॉट ज़्यादा बन गया था। जिस तरीके से वो एंजॉय कर रहे थे उन डंडे खाने को भी, उन टीयर गैस को भी, उन पुलिस की पिटाई को भी, वो जिस तरीके से एंजॉय कर रहे थे वो सब उनके लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं होना चाहिए था दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस यूथ की एनर्जी को चैनलाइज किए जाने की आवश्यकता है। इन्हें अच्छी पढ़ाई, अच्छा रोज़गार दिए जाने की आवश्यकता है। गुस्सा फूटा, अनडाउटेडली, निस्संदेह मैं भी खुश हूँ कि आखिर किसी पॉलिसी पर तो गवर्नमेंट ने रोल बैक ही नहीं किया, बल्कि ऐसा जो पार्टी बड़े दम्भ से ये कहा करती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, उसके एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो मुझे अपने देश की युवाओं की शक्ति पर गर्व है, लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया मेरे मन में भय भी व्याप्त है। भय ये व्याप्त है दोस्तों कि कहीं ऐसा ना हो कल छोटी बड़ी हर बात के लिए ये युवा सड़क पर उतर जाएं, क्योंकि इन्होंने अपने पहले पड़ाव में या पहले ही आंदोलन में जो इन्होंने सफलता का स्वाद चख लिया है, वो कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में भारी पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में सरकार को किसी आंदोलन को कुचलने के लिए बल का रिजॉर्ट करना पड़े और उसमें किसी की जनहानि हो। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, बच्चे सांझे होते हैं। मेरे को तो जंतर मंतर में भी जो बच्चे थे उनमें भी अपने बच्चे नज़र आते हैं, किसी का भी बच्चा हो मुझे अपना ही बच्चा नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि जो अनकंट्रोलेबल यूथ है, जिसे जेन ज़ी कहा जा रहा है, इसके एनर्जी को चैनलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सही मायनों में ये ऐसी प्रोडक्टिव, ऐसी क्रिएटिव और ऐसी ढीठ जनरेशन है जिसका इलाज मोदी जी की टीम के पास, मोदी जी की आईटी सेल के पास नहीं था। आप अपने आईटी सेल को उसी ट्रेडिशनल स्टाइल से चल रहे थे। आपने जंतर मंतर को पहले एंटी नेशनल कहने की कोशिश करी, फिर आपने गैर सनातनी, एंटी सनातनी करने की कोशिश करी, उसको आपने तमाम नैरेटिव फैलाए। और जो गोदी मीडिया हमेशा सरकार की खुशामद करता रहता है, उस गोदी मीडिया ने भी तमाम प्रयास किए। नीट की फुल फॉर्म नवजीत चौधरी विदय जी, मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल एलिजिबल कम एंट्रेंस टेस्ट, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन बच्चों को नीट की फुल फॉर्म पता हो। मैं उसी पर बात कर रहा हूँ कि बच्चों को पहली बार अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने का मौका मिला और उन बच्चों के लिए ये मोर ऑफ अ पिकनिक स्पॉट बन गया आंदोलन स्थल की जगह। उन्हें लगा कि यहाँ पहुँचकर जो आप सोचिए, उन बच्चों के जरा मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए जो दिन भर रील्स में रहते हैं, दिन भर इंस्टाग्राम पर रहते हैं। उनको आफ्टर ऑल कहाँ मिला? अपना जो वॉल्केनो अंदर उनके जो लावा बना बैठा था उसको इरप्ट करने का मौका मिला। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सरकार को चैनलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन युवाओं की शक्ति की, क्योंकि इन युवाओं की शक्ति अगर गलत तरफ चली गई तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही युवा इस देश का आधार है। राजू मुंजाल जी लिख रहे हैं कुछ, चलिए ठीक है नवीद जी, और आपका मामला, मैं तब तक अपना कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा कुल मिलाकर यही कहना है कि आप देखिए कि इस समय क्या स्थिति है। 10% लोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किए हुए हैं। मैं एक छोटा सा टॉपिक बीच में लाता हूँ जिसके खिलाफ मैं लगातार बोल रहा हूँ, वो है प्रॉपर्टी का मामला। 1-1 करोड़ 50-50 लाख के रुद्रपुर में प्लॉट है। क्या वाकई 90% लोगों की औकात है यहाँ पर खरीदने की? कुछ उसी तरीके से इस यूथ का, इस देश का 90% यूथ इस समय विदाउट डायरेक्शंस है। हमने उन्हें कभी मंदिर मस्जिद में डालने का प्रयास किया, कभी हमने उन्हें पाकिस्तान चाइना में उलझाने का प्रयास किया। हमने ये प्रयास नहीं किया कि उन्हें सही शिक्षा दी जाए, उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। उनकी एनर्जी का एक अभी आपने बानगी देखा, केवल एक छोटी सी बानगी। अगर कोई एक और आंदोलन उठ खड़ा हुआ तो इस यूथ का जो बहाव है, जो डेल्यूज आएगा, वो सरकार से नहीं संभलेगा। और एकमात्र रिजॉर्ट जो होगा वो होगा बल प्रयोग का। और बल प्रयोग अगर कहीं इन बच्चों के ऊपर हो गया तो देश की बर्बादी के लिए एक काला अध्याय साबित होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे बहुत दुख है। मुझे ये भी दुख है, मैं मोदी जी का व्यक्तिगत तौर पर आलोचना भी करता हूँ, उनके विदेशी दौरों की भी आलोचना करता हूँ। उनके जो वादे थे कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक हर भारतीय के पास अपना मकान होना चाहिए। 2014 में उन्होंने 1 लाख करोड़ का कर्जा लेकर जापान से बुलेट ट्रेन की नींव रखी। स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात करी 100। हर 6 महीने में एक सांसद अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत एक ग्राम को आदर्श बनाएगा। तो कोई ऐसी चीज़ जो धरातल पर उतरी हो मुझे नहीं दिखती। उन्होंने कहा महंगाई कम होगी, पेट्रोल के दाम 40 आ जाएंगे या 35 आ जाएंगे, समर्थक बोलते थे, कोई चीज़ नहीं हुई। मैं उनका विरोध करता हूँ और शायद सत्ता में वो रहेंगे तब तक करता भी रहूँगा। लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ पड़ी हैं वह निंदनीय है। वह इसलिए मुझे बुरा लगा, आखिरकार वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, और इन जेन जी की रगों में है ये सब। दोस्तों, इनसे जेन जी का कोई दोष नहीं है। ये गालियाँ, ये भारतीय संस्कृति से बिल्कुल विपरीत तरह के कपड़े पहनना, ये सब उनकी जनरेशन में आ चुका है। और ये सब आया भी कैसे है? इसी इंस्टाग्राम, इसी टिकटॉक की वजह से आया है। और बीजेपी का आईटी सेल यही मात खा गया। बीजेपी के आईटी सेल ने अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें रखी जो अमूमन वो कांग्रेस,
किसानों, मजदूरों, समाजवादी पार्टी आदि के लिए इस्तेमाल करता है कि ये एंटी नेशनल हैं, ये पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, ये सोरोस से फंडिंग हो रही है, ये चाइना से फंडिंग हो रही है, या फिर ये एंटी सनातनी है, एंटी सनातन है, तो इस तरह का प्रोपेगेंडा इन बच्चों के साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि यही बच्चे ये मास्टर्स हैं भाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ये मास्टर हैं। ये दिन में 85 रील बनाते हैं, एक एक चीज़ जानते हैं, और उनकी क्रिएटिविटी तो ऐसी गजब है। और आप देखो कितनी नेगेटिव क्रिएटिविटी हो रही। अगर उसी क्रिएटिविटी को हम थोड़ी सी पॉजिटिव तरफ दे दें, डाइवर्जन दे दें, तो देश के कितने काम आ सकती है। और सबसे बड़ा खौफ मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये है कि जेन जी को ये पता लग गया है कि हमारी शक्ति अपार है, हम सरकार को झुका सकते हैं। अब ये खुशफहमी या गलतफहमी ये वक्त बताएगा, लेकिन आज उन्होंने साबित किया कि आंदोलन अगर युवा लड़ेंगे तो आंदोलन में सफलता मिलती है। तो ये टेस्ट ऑफ ब्लड जो है ना, ये टेस्ट ऑफ ब्लड कहीं घातक साबित ना हो जाए। मेरा सिर्फ यही कहना है। आप सब लोगों से भी, अपने बच्चों को भी समझाइए कि राष्ट्र सबसे पहले है। बहुत अच्छा आंदोलन उन्होंने किया, बधाई के पात्र हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हमने इस आंदोलन में देखे जिनकी सोच, जिनकी क्रिएटिविटी, जिनकी प्रोडक्टिविटी पर सैल्यूट करने का मन करता है कि भारत में टैलेंट भरा हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो सिर्फ अपना क्षोभ, अपना गुस्सा, अपना अंदर का जो लावा था, जहर, वो निकालने के लिए पहुंचे हुए थे। मेरी उनसे भी कोई शिकवा नहीं है, मेरा उनसे भी, वो भी मेरे बच्चों की तरह है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इन युवाओं की ऊर्जा चैनलाइज हो, इन युवाओं की ऊर्जा देश हित में लगे, और देश हित में लगने के लिए सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। एजुकेशन पॉलिसी का रिफॉर्म जो कॉकरोच जनता पार्टी मांग रही है वो बहुत ज़रूरी है। जो सोनम वांगचुक जैसे साइंसदान, जिन्होंने भारतीय फ़ौज के लिए तमाम आविष्कार किए, जिन्होंने पर्यावरण के लिए तमाम चीज़ें इन्वेंट करी, उनकी बातें माननी बड़ी ज़रूरी हैं। MA पास थे, धर्मेंद्र प्रधान गए, अब प्रहलाद जोशी आ गए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं, BA पास हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा मंत्री गया, एक ग्रेजुएट आ गया, उससे पहले स्मृति ईरानी का हम कार्यकाल शिक्षा मंत्री के रूप में देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ठोस नीति लाए जाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत ये युवा हैं। इन युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज किए जाने की ज़रूरत है। ये युवा इतने क्रिएटिव हैं, इतने मतलब दे आर फुल ऑफ एनर्जी। आप देखिए ना, डंडे खा के भी वो डंडा खा रहे हैं पुलिस का, और आगे से जनगण मन गाना शुरू कर रहे हैं। एक युवा ऐसा था जिसको पुलिस चारों तरफ से लठ मार रही है, वो कह रहा अंकल मेरी जान ले लो आप। तो ये समझना पड़ेगा कि इनकी एनर्जी अनकंट्रोलेबल है, इसको नियंत्रित, कंट्रोल किया जाना, बैलेंस में लाना बड़ा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो आगे आने वाले समय में कोई ऐसा आंदोलन जन्म ले जिसमें सरकार को बल प्रयोग करना पड़े, और कहीं हम अपने देश के युवाओं से हाथ ना धो बैठें, जनहानि ना हो, और सबसे बड़ी बात, उसकी परिणति कहीं ऐसी ना हो कि देश में दिक्कतें शुरू हो जाएं। और मैं फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सभी राजनेताओं से कि प्लीज़ धर्म, जाति, वर्ण को राजनीति से दूर कर दीजिए। हमारे देश में युवाओं ने दिखा दिया है कि धर्म, जाति, वर्ण, रंग का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बात किसी आंदोलन की आती है तो वो एक साथ खड़े होते हैं। हमने देखा किस तरीके से सिख भाई, मुस्लिम भाई, हिंदुओं में भी तमाम सभी जातियाँ, सभी, यहाँ तक कि दिव्यांग बच्चे भी, अंधे पहुँचे हुए थे, गूंगे बहरे पहुँचे हुए थे, जो पैरों से लाचार थे, वो पहुँचे हुए थे उस आंदोलन में। हमें समझना होगा कि देश का युवा क्या चाहता है। देश का युवा चाहता है पढ़ाई, देश का युवा चाहता है जॉब। आपको उन्हें चैनलाइज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपको उन्हें इस दुनिया से, इस वर्चुअल वर्ल्ड से, जो सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम, जो केवल लाइक और कमेंट की दुनिया है, वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, असल वर्ल्ड वो है जिसमें हम लोग सर्वाइव करते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हमारा संविधान सबसे ऊपर है, जिसमें 3 पिलर्स की हमारी डेमोक्रेसी है, जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव की और लेजिस्लेटिव की। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको ज़िंदा रहना चाहिए, और उसको ज़िंदा रहने के लिए युवाओं की शक्ति को चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, इन युवाओं को अभी तक तो जो 26 दिन का प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे, वो हो सकता है कुछ लोग मजाक में भी आए हों, कुछ बच्चे सिर्फ एंजॉय करने आए हों, लेकिन वो देश का मूड बता रहे हैं कि अगर अगला आंदोलन होगा तो भीड़ भी पहले से ज़्यादा होगी और विरोध भी पहले से ज़्यादा होगा। मैं आज वाकई डरा हुआ था। मैं ज़िंदगी में डरता नहीं किसी चीज़ों से, लेकिन मुझे हर बच्चे में अपना बच्चा नज़र आता है। मेरे को बस यही लगता है किसी बच्चे को नुकसान ना पहुँचे, और साथ ही साथ देश की भी किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। हमारे देश की जिस तरीके से विदेशी मीडिया ने धज्जियाँ उड़ाई हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर, आप कभी जाइएगा, चाहे आप यूरोपियन मीडिया उठा लें, चाहे हम इंग्लिश मीडिया उठा लें, अमेरिकन मीडिया उठा लें, हमारी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। धज्जियाँ मतलब हमारी इज्जत को वहाँ पर जूतों तले रौंदा गया है, क्योंकि वो लोग सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो लोग सबसे पहले चिल्ड्रन के लिए बात करते हैं, बच्चों के लिए बात करते हैं, और हम लोग सबसे बाद में बच्चों के लिए बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं
धर्म की, जाति की, वर्ग की, वर्ण की, रंग की, हम लोग सबसे बाद में एजुकेशन की बात करते हैं। इस देश को दोस्तों मंदिरों की आवश्यकता है, मैं इनकार नहीं करता, इस देश को धार्मिक स्थलों की आवश्यकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यकता है अच्छी शिक्षा की, शिक्षा के मंदिरों की। और शिक्षा के मंदिरों में इन बच्चों को लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन बच्चों की एनर्जी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की तरह काम करेगी, जो एटम बॉम्ब करता है। एटम बॉम्ब बनाया गया था, जो एटॉमिक पावर थी वो बनाई गई थी भले के लिए, कि उससे बिजली बनाई जाए, उससे ये कुछ किया जाए, फलानी चीज़ की जाए, लेकिन उसको आखिर में 1945 में उसकी हमने विभीषिका देखी, वो भी बम के रूप में। तो ये न्यूक्लियर फिशन ना साबित हो जाए, इन बच्चों की एनर्जी। बाबूराम सैनी जी जिन्होंने मोदी जी को गाली दी वो छात्र नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो छात्र नहीं है, छात्रों ने भी बहुत गालियाँ दी हैं, लेकिन मुझे दुख है। मैं मोदी जी का विरोधी हो सकता हूँ, मोदी जी की पॉलिसीज़ का विरोधी हो सकता हूँ, लेकिन वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे को दुख लगा कि ऐसी गालियाँ नहीं पड़नी चाहिए थी प्रधानमंत्री को, और मुझे सीरियसली बहुत दुख है उस चीज़ का। मैं ये चाहता हूँ कि यूथ अपना विरोध करें, बिल्कुल करें, लेकिन अभद्र भाषा का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। गरिमा बनी रहनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के पद की गरिमा, ये बनी रहनी चाहिए। हालांकि बहस मोदी जी से भी की जा सकती है कि जब उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का, कांग्रेस की विधवा का, शब्द उनके भी कई बार उलट पुलट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इतनी गंदी गालियाँ नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरा मानना है। मुझे दुख है, मैं उनसे विरोध रखता हूँ, गाली नहीं बकता, उनकी पॉलिसीज़ का विरोध करता हूँ। यही मैं बच्चों से चाहता हूँ कि बच्चों अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो, इस तरह मत करो कि तुम लोगों की जो शक्ति है ना वो निरर्थक चली जाए। देश हित में लगाओ, कोई बात नहीं, अगर देश में नहीं पढ़ना चाहते, बाहर पढ़ना चाहते हो, जैसे हमारे देश के अधिकांश मिनिस्टर्स के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आप बाहर जाकर पढ़िए, लेकिन अपनी एनर्जी का सही प्रयोग करिए, अपनी शक्ति का गलत प्रयोग मत करिए, आंदोलन से पीछे मत हटिए। मैं फिर कहूँगा, मुझे हमेशा राम मनोहर लोहिया जी की बात याद रहती है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। मैं आज आप लोगों की जो यूनिटी थी, जो एक्शन था, और जो आप लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ तरीक़ों से आपके मुझे भी विरोध है, मुझे भी दुख है। पहली बात, सब कुछ शांतिपूर्ण आपने किया, बहुत अच्छा किया। आपने पुलिस वालों को जवाब जनगण मन से दिया, प्यार से दिया, आपने मेलोडी चॉकलेट बांटी, आपने तमाम वहाँ पर फूड का अरेंजमेंट किया, वाटर का अरेंजमेंट किया, सफाई व्यवस्था आपने बनाई रखी, आप लोग काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन लोकतंत्र में गालियों की जगह नहीं होती, अभद्र भाषा की जगह नहीं होती। अभिजीत दीपके भी वहाँ पर थे, उन्होंने कभी गाली का प्रयोग नहीं किया। सोनम वांगचुक वहाँ पर थे, उन्होंने कभी गाली का प्रयोग नहीं किया। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आप सरकारें बदल सकते हो, ये सच्चाई है। आप ही सरकार बनाते हो, आप ही सरकार बिगाड़ते हो, लेकिन आप पथभ्रष्ट मत हो। बस मैं इतना कहूँगा, आंदोलनों से पीछे मत हटो, किसी भी आंदोलन से पीछे मत हटना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर छोटी बड़ी चीज़ में आंदोलन करने लग जाओ। अपनी जान हथेली पे डालकर अर्धसैनिक बलों और सैनिकों के या पुलिस के सामने पहुंच जाओ। चैनलाइज किया जाना बड़ा ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करो। तो मैं बस यही कहने आज आया था, मेरे मन में दर्द था। हालांकि जंतर मंतर जाने की मेरी भी इच्छा थी, अर्थाभाव के चलते मैं नहीं जा सका। और जो कबीर जी का दोहा मैंने पढ़ा है, उसका कहने का तात्पर्य यही है कि समय एक सा नहीं रहता, राजा भी रंक हो जाता है, रंक भी राजा होता है। किसी को ये मुगालता, ये गुमान नहीं पालना चाहिए कि मैं अगर इस जगह पर बैठ के आ गया तो मुझे कोई नहीं हटा सकता। धर्मेंद्र प्रधान जी के पसीने में चिराग जलते थे, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया मात्र थोड़े से युवाओं के प्रदर्शन की वजह से। तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। इस जवानी को संभाल लीजिए, हमारा देश विश्वरूप बनेगा, अवश्य बनेगा। लेकिन अभी जो हाल है सरकार की पॉलिसीज़ का, उसमें केवल 10% लोग अमीर हुए जा रहे हैं और 90% लोग विषमता का जीवन जी रहे हैं, कीड़े का जीवन जी रहे हैं। और सबसे बुरी हालत है लोअर मिडिल क्लास की, जो ना हाथ यूं कर सकती है ना यूं कर सकती है। 80 करोड़ लोग इस देश में आज भी राशन लाइन में लगकर ले रहे हैं। तो हम विश्वगुरु नहीं हैं, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो उन युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा। इन युवाओं को पथभ्रष्ट होने से रोकना पड़ेगा। उस इंस्टाग्राम, उस सोशल वेबसाइट्स, उस टिकटॉक, उस फेसबुक, उस यूट्यूब के वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर लाकर उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको टू द बेस्ट यूज़ करना होगा देश हित के लिए। अमित अरोड़ा लिख रहे हैं, भाजपा सरकार का काम है देश की जनता को जुमले सेट करना और संपत्ति को लूटना। देखिए अमित जी, सरकार से तमाम विरोध हैं, हमारे भी हैं। हम तो कहते हैं कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन है, हम तो सत्ता से ही सवाल पूछेंगे। कल अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, या कांग्रेस आ जाती है, सपा आ जाती है, अखिलेश यादव बन जाते हैं, तब भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा कार्य है जनता के हित में आवाज़ उठाना। हमें इससे मतलब नहीं है कि सरकार में भाजपा है या कांग्रेस है। सरकार में जो है उससे सवाल पूछा जाएगा। पुल गिर रहे हैं, सवाल पूछा जाएगा। रोडें धंस रही हैं, सवाल पूछा जाएगा। पेट्रोल में E20 किया जा रहा है, E30 किया जा रहा है, सवाल पूछा जाएगा।
अगला नंबर हो सकता है नितिन गडकरी का लग जाए, हो सकता है ये यूथ, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो देखा जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट बंद हो गया ना दोस्तों, आपको भी हंसी आएगी कि हमारा यूथ ये इस कदर शरारती और ढीठ है, आप लोग लिटरली हंस पड़ेंगे। जब प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिया अभिजीत दीपके ने, उसके बाद भी जंतर मंतर के पास कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के बाहर गन्ना लिए घूम रहे थे। तो इन बच्चों की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है, इनकी बुद्धि कब पलट जाती है, कब ये क्या कर दें, इनको अपनी एनर्जी खुद नहीं पता। ये समुद्र किनारे खड़े वो हनुमान हैं जो अपनी शक्ति भूले बैठे हैं, और इनकी शक्ति को सही तरफ लगाना हमें जामवंत बनकर, क्योंकि हम बड़े हैं, हम जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच गए जहाँ हम किसी को अपनी अनुभव की सीख दे सकते हैं, तो हमें आगे बढ़ना होगा। इन बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा, और साथ में इनको ये समझाना होगा कि कोई भी आंदोलन आप करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप शांतिपूर्ण तरीके से करें, अभद्रता ना करें। वहाँ पर जो आपने वहाँ सफाई के लिए किया, जो आपने खाने के लिए किया, जो आपने वहाँ पे राष्ट्रगान का आयोजन किया, जो आपने राष्ट्रगीत वहाँ गाए, और जिस तरीके से आपने पुलिस वालों को फूल दिए, टॉफ़ियाँ दी, मैं धन्यवाद करता हूँ यार। आप लोग बहुत ऊंची सोच के लोग हो, और कितने कितने जेम्स निकल कर आए। एक मैं बात कर रहा हूँ उस बच्चे की जो आइसक्रीम की बर्फ़ की सिल्लियाँ बेचता है, और जिसका घर भी 10 बाई 12 का पन्नी में बना हुआ है, मोहम्मद इरफान शायद उसका नाम है। उसकी नॉलेज ने मुझे हिला दिया, जबकि वो बच्चा अनपढ़ है, वो लिख नहीं सकता, केवल पढ़ सकता है। तो ऐसे ऐसे जेम्स भी हमें इस आंदोलन के जरिए मिले हैं। तो हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उसे चैनलाइज करने की ज़रूरत है। मेरा डर सिर्फ इतना है, कहीं ये बच्चे नियंत्रण से बाहर हो गए और बाद में कोई आंदोलन किया जिसमें सरकार को बल यूज़ करना पड़ा, तो नुकसान बहुत भयंकर होगा और इररिपेरेबल होगा वो। इसलिए मेरा यही कहना है, सब बच्चों को यही समझाएं, आंदोलन अगर आप करेंगे हम आपके साथ हैं, अगर आपकी मांगें जायज़ हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। बस यही कहूँगा भाइयों। मेरे अंदर दुख था, तब मैं आया दोस्तों बोलने के लिए, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं सब बच्चों के रूप में अपने बच्चों को ही देखता हूँ। मुझे डर भी है, मुझे दुख भी है, और बच्चों को मैं ढेरों आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके एक वाजिब मांग अपनी पूरी करी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा कराया, और अब इस देश की शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। हम लोग गांधी के देश के हैं, हम लोग गोडसे के देश के नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।